डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9th का संडे 28 अगस्त 2020 को जो टेस्ट हुआ था उसका ये वीडियो सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसका जो आंसर की है और क्वेश्चन पेपर है दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप क्लिक करके उस पेपर को और आंसर की को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या आप उसका प्रिंट आउट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो वो 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ है और कुछ बच्चों का पेपर तो कहना चाहिए कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, तो अभी उनको बहुत हार्ड वर्क करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं उस वीडियो सॉल्यूशन यानी कि क्लास 9th के बच्चों के लिए मोशन का वीडियो सॉल्यूशन। चलिए अब बच्चों इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो 28 अगस्त को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। अब बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है बच्चों आर। अब बच्चों ये इसकी रेडियस दे रखी है। अब कोई पार्टिकल जब चल रहा है, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ किया उसने और ये चलते 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 बच्चों क्या हुआ कि ये आधे मतलब सर्कल में इसने कवर किया है। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल। अब ये मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और इस बी पॉइंट तक पहुंच गया। अब ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये आधे रास्ते में पहुंच गया। तो इसके जाने का यानी ए से बी तक जाने के बच्चों आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता है, पहला रास्ता ये है कि ये हाफ सर्कल बनना है यानी 2 पाई आर अपॉन 2 करेंगे तो ये निकल के आ गया पाई आर, ठीक है। ये इस सेमी सर्कल की वैल्यू हो गई। दूसरे नंबर पे एक रास्ता और दिखाई दे रहा है कि वो ए से बी स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, यानी ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी बच्चों आर होगी, यानी कि आर प्लस आर करेंगे तो ये निकल के आएगा 2r। तो बच्चों इस 2r और पाई आर में ये 2r शॉर्टेस्ट पाथ है। आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बच्चों अगर सीधी बात करें कि ये इसका एक एग्जांपल और मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जैसे एक पार्टिकल है वो ए से बी कुछ इस तरह से जा रहा है। ये हो गया पाथ नंबर 1, ये हो गया पाथ नंबर 2, ये हो गया पाथ नंबर 3। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसी को हम फिर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि 1 शॉर्टेस्ट है कि 2 शॉर्टेस्ट है तो 3 शॉर्टेस्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाथ नंबर 1 की लेंथ होगी, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा वो 2r रहेगा, क्योंकि ये भी सीधे सीधे आ गया। तो इसका 2r जो है पहले का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जिन बच्चों ने सी टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑल दी बेस्ट उनको बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो रहता है ऑलवेज लेस देन 1। भाई ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। इक्वल टू 1 और मोर देन 1 यानी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1 यानी इक्वल टू और लेस देन 1। अब बच्चों आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये रेशियो पूछ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसका ये हमसे रेशियो पूछ रहा था। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस है वो बच्चों डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, कभी बड़ी नहीं हो सकती है। तो भैया ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है। जो बड़े वाले ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हमेशा छोटी होगी ये ज़रूरी नहीं है,
भाई बराबर भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देखूं, ए से बी जाने का एक रास्ता ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ए से बी जो कि जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा ए से बी तक, इनिशियल उसने ए से स्टार्ट किया जर्नी करना और अब बी पॉइंट पर पहुँच गया, तो उसने टोटल पाथ कितना कवर किया, 5 मीटर किया। इस केस में जो उसके द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस है वो होगा 5 मीटर, और उसके द्वारा कवर किया गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो भी 5 मीटर होगा, है ना। तो यहाँ पर 5 मीटर यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कभी बड़ा नहीं होगा, ये छोटा रहेगा। जैसे इसी की बात करूँ, जैसे मैं ए से इसे ट्रायंगल वाला फेमस एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये 3 ये 4, कोई बंदा यहाँ से यहाँ चला 3 मीटर और यहाँ से यहाँ चला फिर 4 मीटर, देन इस रास्ते पर उसने बैक कर लिया, यानी कि वो ए से बी और बी से केवल सी पहुँच गया। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों आपने सॉल्व किया है, ये 5 निकल के आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 है, लेकिन जो उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है वो 3 + 4 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या डिस्टेंस हमेशा और इक्वल टू रहता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस की तो बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बॉय इज सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड, ये लीजिए ये मैरी गो राउंड बना दिया, इस पर बच्चा एक घूम रहा है, विच इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये घूम रहा है। अब बोल रहा है कि दिस मीन्स दैट द बॉय इज एट रेस्ट, बॉय रेस्ट पर होगा, नहीं बॉय रेस्ट पर नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल गलत बात है। बॉय रेस्ट पर कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि बॉय तो मोशन में है। चलिए मूविंग विद नो एक्सीलरेशन, गलत, ये भी सेकंड ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक्सीलरेशन के साथ में नहीं घूम रहा, क्योंकि बच्चों एक्सीलरेशन ये कोई एक एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में घूम रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन जब चेंज होने का मतलब क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो ऑप्शन रहेगा बच्चों वो सी पार्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यार सीधी बात है, एक किस केस में आपको ये 4 केस दिए हुए हैं, इसमें ये बताना है आपको कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो कब इक्वल होंगे। पहला केस तो यही बोल रहा है कि इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, कार अगर सीधे रास्ते पर चल रही है, तो कार सीधे रास्ते पर चल रही है, इसका मतलब इसके द्वारा तय किया गया दूरी और तय किया गया विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दोनों बराबर होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। चलिए इफ द कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड ना, सर्कुलर रोड पे अगर मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और पता चला कि वो घूम के वो फिर से इनिशियल पोजीशन पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। इफ़ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो ना, पेंडुलम अगर आगे पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो का मीन्स हो गया बच्चों आगे पीछे मूव करना, ठीक है। टू एंड फ्रो का मीन्स हो गया आगे पीछे मूव करना, तो टू एंड फ्रो अगर मूव करेगा तो इस कंडीशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जहाँ से चला फिर वो वहीं पहुँच गया, फिर वहाँ जहाँ से चला वहाँ पहुँच गया। और डिस्टेंस जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम होता है, क्योंकि टाइम बढ़ता रहेगा तो टाइम के साथ साथ उसके द्वारा तय किया गया दूरी भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इफ़ ए प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, प्लेनेट कोई सन के अराउंड घूम रहा है तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होंगे, जब कोई बॉडी सीधे रास्ते पे चल रही हो। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा वो ए पार्ट बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों बहुत हलुआ था, पता नहीं 5 में किसने गलत किया होगा, थोड़ा आप मेहनत करें जिसने 5 गलत किया है। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में। यार स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है 0.06 मीटर पर सेकेंड, तो आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में हम जब बदलते हैं 1 मीटर पर सेकेंड को
अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में मल्टी करेंगे कन्वर्ट, तो आप हमेशा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितनी स्पीड की पूछा है, 0.06 मीटर पर सेकेंड का पूछा है, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 18/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम मैं किससे काटें जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 18 और ये हो गया 250, ये आ गया 36/250। कुछ और कैंसिल आउट होगा, 218 और ये हो गया 125। 125 का डिवाइड कीजिए बच्चों 18 में, 125 डिवाइडेड बाई 18, पॉइंट लगाएंगे 0, 125 1 125, कुछ ऑप्शन ऐसा मिल रहा है 18/5, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 0.06 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड इज इक्वल टू 0.216, 1.08, 125 हो गई है। फिर उसके बाद में ऑप्शन मिल रहा है आपका, इसको दोबारा करके देखते हैं, चलिए इसको दोबारा करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आप जानते हैं, मैं कंसेप्ट बताऊं कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और आवर की बात करेंगे तो 3600 सेकेंड, यानी कि हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 36, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड का, मतलब 5/18 का करते हैं। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड को करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 18/5 का जरा बच्चों मल्टीप्लाई करना फिर से, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 18/5, ये 0, 2 3 ज़ा 6, 2 225, 2 9 ज़ा 18 और 125, ये हो गया 27। कुछ मिस्टेक हुआ था पहले, आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके, 125 27.0, 125 2 ज़ा 250 और ये हो गया 2, पॉइंट लगेगा 0, और इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा 1, 2.2, 125, फिर ये 75 बचेगा, उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा 6 और ये हो गया करेक्ट 0, यानी 0.216 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, 0.216 किलोमीटर पर आवर। आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा मेरी मिस्टेक क्या थी, सॉरी दिस इज ह्यूमन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका 5 का जो रहेगा बच्चों सी पार्ट रहेगा, जिसने 5 का सी किया है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि ये मिसप्रिंट था, और इसमें कहना है कि थोड़ा ऑप्शन ही इसने मिसमैच कर दिए थे, तो जिनका क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी टिक किया है उसको नॉट काउंटेड में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कह रहा था कि कौन सी चीज़ इसमें से 0 हो सकती है किसी मूविंग बॉडी के लिए, एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस नहीं ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है बॉडी तो हमेशा डिस्टेंस उसका बढ़ता रहेगा। डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम, हम इसे ऐसे बोलेंगे। तीसरे नंबर पे एवरेज स्पीड, ना एवरेज स्पीड 0 कैसे हो जाएगी यार, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चौथा डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, इसमें ऑप्शन जो पूछ रहा था वो कुछ इस टाइप से पूछ रहा था कि पहला सही है या सेकेंड सही है, या कहना चाहिए फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, या थर्ड और फोर्थ सही है। तो बच्चों इसमें तो मिसप्रिंट था, आप लोग कर नहीं पाए होंगे, तो इसका राइट आंसर जो रहता वो यही रहता कि एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहता, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, ये बिल्कुल सही रहता, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं तो काउंटेबल नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड, यार 7वां क्वेश्चन तो भाई मैं समझता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। किलोमीटर पर आवर होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड ये भी यूनिट होती है, और ये सेकेंड पर मीटर बोल रहा है, सेकेंड पर मीटर कभी नहीं होती है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, मतलब ये यूनिट नहीं है, यानी ये ऑप्शन ही सही हो गया, क्योंकि यूनिट ऑफ स्पीड पूछा है इसने कि यूनिट ऑफ स्पीड कौन सी नहीं हो सकती है। बाकी का मिलीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये भी होती है स्पीड की यूनिट, यानी 7 का क्वेश्चन जो रहेगा वो बच्चों रहेगा बी, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8 में कह रहा है
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? आपके सामने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। स्पीड में केवल और केवल डायरेक्शन, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, तो बच्चों की ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्सीलरेशन, भाई एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो स्पीड रहेगा बच्चों, क्योंकि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो 8th का जो बच्चों रहेगा आंसर वो रहेगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यार यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में होगा। अब ये बोल रहा है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो सकती है। सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इसको नीचे ले आएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, तो ये भी ठीक है। ये आपका स्पीड हो, सॉरी डिस्टेंस हो गया, और ये आपका मतलब कहना चाहिए कि सॉरी ये लेंथ हो गई आपकी, और ये आपकी हो गई टाइम का स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर पर सेकेंड ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड की यूनिट हो गई, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है। यानी 9th का जो बच्चों रहे तो सही आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। चलिए 10वें नंबर की न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या कह रहा है ये। 10th नंबर का न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल था, एक बस की इंक्रीज हो रही है स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, आप उनको क्लिक करके पहले रीड करिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए। ए बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यार सीधी बात है, स्पीड इनिशियल स्पीड दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मैंने बताया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, 5/18 कर लीजिए, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सब ऐसा यूनिट में ले चलिए। फिर कह रहा है फाइनल स्पीड कितनी हो रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18 यानी कि हो गया 18 4 72, और ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है टाइम दे रखा है भाई t = 10 सेकेंड में u से b, यानी 10 से 20 हो रहा है। एक्सीलरेशन कितना हुआ यार, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, क्या होती है, v = u + at। v आपको पता है फाइनल 20 हो गया, u इनिशियल स्पीड होती है 10, a पूछा है मुझसे, टाइम दे रखा है मुझे 10, ये हो जाएगा आपके सामने 20 - 10 सेकेंड है, ठीक है। 20 - 10 यानी कि 10 हो गया, 20 - 10 = 10a, 20 में से 10 गया तो बचा 10 = 10a, और यहाँ से a आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर रहेगा, और ये ऑप्शन में मिल रहा है 5 2, ये डी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है बच्चों। आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दी हुई है उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा, 10 का डी राइट आंसर है। चलिए अब 11th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है एक बस है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए 20 से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अंडर गोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन दे रखा है। आफ्टर 2 सेकेंड टी दे रखा है, इसकी स्पीड कितनी होगी, वी पूछा है यार। ओहो, v = u + at लगा दीजिए, v बराबर u कितना दे रखा है 20, सब ऐसा यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एक्सीलरेशन 4 × 2, 20 + 8 हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों 28, ये ऑप्शन है 11 का डी पार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यार ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, इसका स्लोप निकालना है, इसका tan थीटा निकालेंगे आप। ये क्या निकाल के देगा, ये आपका देगा एक्सीलरेशन को, याद कर लीजिएगा, ये बताया भी है मैंने, ठीक है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए तो इसका आंसर सही रहेगा 12 का सी पार्ट। और बच्चों अगर मैं बात करूँ स्पीड टाइम ग्राफ की, अगर मैं एरिया की बात करूँ, कोई अगर मुझे एरिया दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ का, अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है, तो वो हमेशा और हमेशा बताता है डिस्प्लेसमेंट को। ये बात दिमाग में रखना आप लोग। वो किसको बताएगा,
एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड टाइम ग्राफ के जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट को, और स्लोप बताएगा हमेशा। स्लोप क्या बताता है? स्लोप मतलब ढाल, कितना ये ढाल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है, ये चीज़ बताती है हमेशा एक्सीलरेशन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है बच्चों द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। और लो वो आ गया, अभी बताया मैंने, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, इसके अंडर का एरिया कुछ भी निकालो यहाँ पर, ये सब निकालना है, ठीक है। इसके अंडर का जो एरिया रहेगा वो क्या बताता है, इसको प्रूव भी कराया हुआ है, ये क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट को। ये हमेशा बताएगा डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट की सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ का है तो डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये हम स्केलर क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस का मीटर क्या, डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी बच्चों? मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में नोट होता है। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ए पार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या कह रहा है ये? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यार सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रपोर्शन में है। यार सीधी बात है कि भाई जब स्क्वायर में हो रहा है, जब हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, हालांकि हमें तो इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालना होता है, बट मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं कि अगर वो लीनियर प्रोपोर्शन में है तो ध्यान रखना एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा, और अगर वो स्क्वायर में हो रहा है तो वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी 14 का बी पार्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, अगर टाइम के स्क्वायर के टाइम में ये डिपेंड कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ में। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो जितना टाइम है, जितने टाइम के अकॉर्डिंग ही वो बढ़ता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सही है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन नहीं कह सकते हम, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहेगा। और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में तो ये रिटार्डेशन हो जाता है, माइनस का फंक्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए 14 का हो जाएगा बी पार्ट। 15 में एक डायग्राम दिया हुआ था, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उस डायग्राम को फोकस कीजिए। 4 कार दी हुई थी आपको, अब आप डायग्राम में देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये 4 कार की आपको ये डिस्टेंस दे रखा है, ये वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दे रखा है। इसमें से कुछ एक कार ऐसे बना दी उसने, ये कार की ये एक, तीसरी कार ये रही, और ये चौथी कार कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये आपको सी दे रखा है, यहाँ पे कार सी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये डी, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ठीक है। थोड़ा आगे तक जा रहा है। अब इसमें ये बताना था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है कार ए इज फास्टर देन कार डी। अब आप ग्राफ में देखेंगे, उसमें देखेंगे तो कार ए डी से, अब आप इनकी स्पीड निकालिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर्टिकुलर कार का आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर आप स्पीड दिखा लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से आप स्पीड देखेंगे तो स्पीड किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है और किसकी कम दिखाई दे रही है। तो देखिए जो सबसे कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा फास्टर किसकी बोला है? फास्टर की तो किसी की बात ही नहीं कर रहा। ए इज फास्टर देन कार ए डी, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ए स्लोअर है डी से, क्योंकि ए आगे तक जा रहा है और डी पीछे है। चलिए कार बी इज द स्लोएस्ट, बी यानी बी ने ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को कवर किया। आप इसी को एनालिसिस कीजिए, ज़्यादा टाइम लिया है और डिस्टेंस उसका कवर इतना ही हुआ है केवल, यानी बी स्लोएस्ट है। बिल्कुल सही कह रहा है, बी बिल्कुल स्लोएस्ट है। कार डी इज फास्टर देन कार सी, भाई डी फास्टर होती सी से, गलत है, डी तो स्लोअर है और हो रही है। डी अगर पीछे की तरफ होता तब बोल सकते थे कि हाँ कि कम समय में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसने तो ज़्यादा समय उतना ही लिया, समय ज़्यादा लिया, तब जाके दूरी थोड़ी सी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि कार सी इज द स्लोएस्ट ना, सी स्लोएस्ट नहीं होगी भैया, सी फास्टेस्ट हो जाएगी इसमें। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 15 का जो रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन तो यही है कि कार जो बी है आपकी वो स्लोएस्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी। कार का मास दे रखा है 1000 kg और इसके बाद वेलोसिटी दे रखी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, टी दे रखा है 25 सेकेंड। अब यार सीधी बात है यार, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। आप ग्राफ से देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है भाई, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया। एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, तो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से ये मतलब आगे बढ़ता रहेगा। आप अप्लाई कर दीजिए v बराबर u प्लस 80, v मान लीजिए 10 या u मान लीजिए 10, चलिए तो v कितना होगा, v बराबर 10 प्लस 0 इंटू 25, तो अभी आपका v 10 आएगा। दिमाग लगा लीजिए, अगर एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है तो जो पहले स्पीड थी वही बाद में होगी यार, सीधी बात है। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप मान लीजिए चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, या 2 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड में आप 2 मीटर कवर कर लेते हैं, तो अब ये आपकी स्पीड हो गई। अब आप हर बार 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, हर बार 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट स्पीड हो गई। ये एक्सीलरेटेड मोशन तो हुआ नहीं, एक्सीलरेटेड मोशन मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो चीज़ बढ़ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 होने से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल। हर बार आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखेंगे तो वो सेम ही निकल के आएगा, हर बार 2/1 2/1 2/1 करके देखेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड उसकी पहले थी वही फाइनल रहेगी। तो 16 का बच्चों जो ऑप्शन रहेगा 16 का 10 मीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन पेपर को मैं फिर से बोलूँगा, कई बार बोलूँगा कि आप पेपर को यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके, जो ब्लू लिंक है उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा ये पेपर। 17 में देखना है, ए मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए 25 दे रखा है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और कितने पे रुका है ये, टी इक्वल टू दे रखा है 5 सेकेंड। चलिए अब आपको निकालना क्या है इसमें भाई, द डी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस कितना हुआ, डी एक्सीलरेशन निकालना है, v बराबर u प्लस 80, v हो गया 0, u 25 दे रखा था, प्लस a एक्सीलरेशन से पूछा है, डी एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा, ये 5 माइनस 25 इज इक्वल टू हो गया 5a, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 4 -4, इसमें बच्चों ऑप्शन नहीं है ये, आई एम वेरी सॉरी। 17 को फिर मैं कट करूँगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि 17 क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, इसका -5 रहेगा बच्चों। और अगर आप वैसे देखेंगे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डी एक्सीलरेशन मोशन है, कितने से हो रहा है तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, कितने से हो रहा है तो वो 5 हो जाएगा। माइनस तो यहाँ पे केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डी एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इसका आंसर रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस तो केवल डी एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैग्नीट्यूड बताएंगे तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए तो 5 ही बताएंगे ना। 18 में क्या कह रहा है, ए स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम। चलो भैया एक दौड़ रहा है, स्प्रिंटर मतलब दौड़ने वाला, एक धावक जो दौड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में दौड़ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस। यार चेंजिंग इन दिस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बीइंग प्रोड्यूस ना, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, पहला ए गलत हो गया इसका। बी देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर सेकेंड, ये भी चेंज नहीं हो रही भाई, डिस्टेंस तो समान ही चल रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, वो जो रनर दौड़ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये बात मैं मानूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर, नहीं यार सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, वो कैसे चेंज होएगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए जो उसके केंद्र की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक
ठीक है, तो अभी बात ही नहीं करनी थी। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी, ठीक है। चलिए 19 और 20 ये दो ग्राफ के क्वेश्चन थे। इसमें अभी आप ग्राफ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पेपर दिया हुआ है उसको क्लिक करके जूम करके आप उस पर ग्राफ को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ग्राफ एनालिसिस थी। इसमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा था कुछ इस टाइप से, ये लीजिए, यहाँ पे दे रखी है उसने स्पीड और यहाँ दे रखा है उसने टाइम, स्पीड और टाइम। अब स्पीड टाइम ग्राफ का कुछ ऐसे ग्राफ दे रहा है, ये लीजिए, ये और ये। अब यहाँ पे पॉइंट्स के नाम इससे मेंशन कर रखे, P देन Q और ये हो गया R, फिर ये हो गया S, फिर हो गया T, ठीक है। ये ग्राफ आपको दे रखा है। अब आपके कह रहा है कि द पार्ट विच इंडिकेट्स यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म तरीके से वो मोशन को, मतलब उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है उसका वेग है वो कब कम हो रहा है। तो ये देखिए कांस्टेंट ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाई दे रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया टाइम एक्सिस के अराउंड, है ना। तो यार यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है मुझे, तो यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर जो रहेगा 19 का सी रहेगा। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे ग्राफ गिरता हुआ है, यानी ये डी एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 पर। 20 में ये वही कह रहा है, ए स्टूडेंट ड्रॉज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग स्कूटर and find that a section of the graph is a horizontal line parallel to the time axis, ठीक है। Which of the following conclusion is correct about this section of graph? The scooter has uniform speed in this section. यूनिफॉर्म तो नहीं दिखाई दे रहा भैया, पहले को गलत कर दीजिए। दूसरा देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज मैक्सिमम इन दिस सेक्शन ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन, नहीं। तीसरा देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन, किस सेक्शन की बात कर रहा है, अच्छा इस सेक्शन की बात कर रहा है, नहीं नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस तो मिनिमम है ही नहीं, ठीक है। एसटी की बात कर रहा है, केवल एसटी को फोकस करना है आपको। तो डिस्टेंस इस सेक्शन में डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ जा रही है, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम करके देखेंगे तो ये कम निकल के आएगा, क्योंकि स्पीड तो यहाँ ज़्यादा है, ठीक है भाई। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसका अंडर द एरिया अंडर द कर्व ले लें, आप ग्राफ ले लें। तो इस पार्ट का अगर आप एरिया लेंगे तो ये मिनिमम नहीं आएगा बच्चों, सॉरी मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम तो ये वाला पार्ट रहना है, देख लेना आप। तो ये इसके बाद में, क्योंकि हमने बताया ना कि आपको अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप एरिया निकाल दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा, इसे हटा दीजिए। तो जब आप एरिया लेंगे तो ये तो नहीं निकल के आ रहा भाई, ये तो मॉडरेट निकल के आया, बीच का निकल के आया। तीसरे में कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज द मिनिमम इन दिस सेक्शन, मिनिमम नहीं रहेगा, बीच का है भाई, मिनिमम तो ये वाला पार्ट है। और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज जीरो इन दिस सेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज जीरो, हाँ ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो किसके द्वारा चल रहा है, ये एक कांस्टेंट स्पीड के द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो 20 का डी पार्ट रहेगा, ध्यान रखना 20 का कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें और स्पीड जो आ रही है वो कैसे आ रही है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रही है। तो इसमें तो स्पीड फिर कोई चेंज ही नहीं हुआ है बेटा, है ना। स्टूडेंट ड्रॉस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों, यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ इसने चीज़ मेंशन नहीं किया है इस पेपर में, यहाँ डिस्टेंस अप टाइम ग्राफ है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस मॉडरेट निकल के आ रही है, यहाँ पर आपकी मतलब डिस्टेंस यहाँ पर चेंज, डिस्टेंस तो ज़ीरो है, क्योंकि जितना था पहले उतना आगे बढ़ा, टाइम बढ़ गया, यानी ये यहाँ पर एक रेस्ट पर आ गया है वो चीज़, है ना। और कहने का मतलब ये है कि आप इस हिसाब से ऑप्शन पे हिट भी करेंगे, द स्कूटर हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस सेक्शन, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज द मैक्सिमम, नहीं हो रहा, मैक्सिमम तो यहाँ पर जा रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन, मिनिमम भी नहीं होगा, बीच का हो गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज जीरो, इस सेक्शन में डिस्टेंस जो है वो जीरो है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। तो 20 का जो ऑप्शन है वो डी है। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ नया
मैंने आपको कराई है। आप लोग मेहनत कीजिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और आगे के टेस्टों की तैयारी करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।